यह कक्षा 7 की पुस्तक है। पुनर्गठन का काल अध्याय 6 देख रहे हैं और इसका हमने 2 पार्ट शुंग, सातवाहन, चेदी, चेर, चोल, पांड्य के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। और यह अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है, जिसमें हम कुषाण, इंडो शक लोगों के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में, ये सब के बारे में, हम उत्तर पश्चिम एरिया में जो शासन कर रहे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यह मानचित्र। तो यही हम शक के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में और कुषाण लोगों के बारे में, जिसमें इंडो सीथियन भी कहते हैं शक को। यह थर्ड पार्ट या कहिए भाग तीसरा, हम अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। और इसके बाद प्रश्नोत्तर का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो अभी हम देखेंगे शक, कुषाण और इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक आक्रमण। दक्षिण भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा, जिसमें चेर, चोल, पांड्य के बारे में हम पढ़ें और शिल्पादिक्रम पढ़ें, पायल की कथा पढ़ें, के उपरांत अब समय है उत्तर भारत की ओर लौटने का, जहां इस काल में एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की घटना घटित होने जा रही थी। अब तक हमने कुछ विदेशी राजवंशों, जितने भी अभी तक देखें वो सब क्या थे, देशी राजवंशों के विषय में अध्ययन किया। किंतु इसी समय में कुछ बाह्य आक्रमणकारियों का आगमन भी हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश कर उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम आइए हम उस विरासत की चर्चा करें जो अलेक्जेंडर के सिंधु मैदानों में संक्षिप्त अभियान की स्मृति स्वरूप रहा। अलेक्जेंडर क्या था, पोरस से युद्ध किया था। बहुत दिन तक वह सिंधु को पार करने में लगाया था, कोई रास्ता ढूंढते रहा था बहुत दिनों तक। वो कहानी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि सिकंदर जो था, अपने जैसा एक बहुरूपिया एक रख दिया था जो हमेशा टेंट में रहता था, और जो ओरिजिनल सिकंदर था वह हमेशा रास्ता खोजते रहता था कि किस तरह से अपनी सेना को लेके हम सिंधु नदी को पार कर सकते हैं। और इस प्रकार उसने पोरस के साथ युद्ध जीता था। और पोरस हमेशा सिकंदर का पीछा करते रहता था, लेकिन फिर भी एक रात धोखा खाया। सिकंदर ने रास्ता खोजा, उसके सैनिकों ने पार किया, और पोरस का बेटा का भी नाम था पोरस ही। और फिर उस लड़ाई में पोरस को हराया गया और हाइडे स्पीच का, जो आप कह सकते हैं, युद्ध हुआ। तो चलिए, वो तो पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आइए हम उस विरासत की चर्चा करें जो अलेक्जेंडर के सिंधु मैदानों में संक्षिप्त अभियान की स्मृति स्वरूप रही। अलेक्जेंडर जो द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद इन पर क्षत्रपों का शासन रहा। मतलब वो क्या बना देता था, क्षत्रप बना देता था, उस क्षेत्र का राजा। समय के साथ इन क्षत्रपों ने अपने स्वतंत्र राज स्थापित किए, जिन्हें इंडो ग्रीक के रूप में जाना गया। तो इंडो ग्रीक कौन थे? अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे। ये क्या है? विदिशा के निकट हेलियोडोरस स्तंभ है। और यही इंडो ग्रीक के बारे में जानने का एक तरीका है। एक कह सकते हैं कि इसी स्तंभ पे लिखे गए अभिलेखों ने इंडो ग्रीक का इतिहास को रचा है। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्र, इसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, इंडो ग्रीक आक्रमण हेतु सुगम क्षेत्र बन गया। यद्यपि जब वे विजेता के रूप में आए तो वे समृद्ध स्थानीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए, और इस सांस्कृतिक संपर्क ने शासन, कला, भाषा और दैनिक जीवन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण से क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। तो 4 चीज में डिफरेंस लाया, शासन करने में, कला में, भाषा में और दैनिक जीवन में। इसमें क्या हुआ?
ग्रीक और भारतीय तत्व का मिश्रण हुआ। विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ, यही हेलियोडोरस स्तंभ है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऐसे संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसका नाम एक इंडो ग्रीक राजदूत पर पड़ा। विदिशा का जो नाम है वह किस पे पड़ा? इंडो ग्रीक एक राजदूत था, उसी पे इसका नाम क्या पड़ा? विदिशा पड़ा, जिसने अपने अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति देवताओं के देवता के रूप में की। वासुदेव को क्या मानता है? देवताओं के देवता। इस अभिलेख में यह भी अंकित है 3 अमर उपदेश। क्या है 3 अमर उपदेश? आत्मसंयम, दान और चेतना, जिनका आचरण स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। मतलब स्वर्ग का कॉन्सेप्ट उस समय भी था। उत्तर भारत में उत्खनन के दौरान पुराविदों को अनेक इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। एक हेलियोडोरस स्तंभ और सिक्के इनके इतिहास को बनाने में काफ़ी मदद की, जिनसे हमें इन शासकों के बारे में अधिकांश जानकारी मिली है। मतलब जितने भी शासक हुए वो इंडो ग्रीक सिक्के और हेलियोडोरस स्तंभ से उनकी जानकारी मिली। ये सिक्के किसके होते थे? तो सोने के, चांदी के, तांबे के और गिल्ट धातु से बने थे, जिन पर प्रायः एक और राजा, एक तरफ क्या होता था? राजा, और दूसरी ओर ग्रीक देवता अंकित होते थे। तो पहले तो एक राजा और ग्रीक देवता होते थे। हालांकि कुछ सिक्कों पे वासुदेव और कृष्ण और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवता भी अंकित थे। इंडो ग्रीक शासन इंडोसीथियन या शकों के आक्रमणों के साथ समाप्त हो गया। तो इनके कुछ जो आप जानकारी आपके लिए ज़रूरी है वो ये है, हेलियोडोरस स्तंभ ये अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्या किए थे? आक्रमण किए थे उसके आसपास के क्षेत्रों पे, और हमारे भारतीय संस्कृति को प्रभावित किए थे अपने शासन, कला, भाषा और दैनिक जीवन में। इन्हीं का एक इंडो ग्रीक राजदूत था जिसी के नाम पे विदिशा पड़ा है, जहाँ एक हेलियोडोरस स्तंभ मिला है और उस पे वासुदेव की स्तुति की गई है देवताओं के देवता के रूप में, और 3 अमर उपदेश, पदचिन्ह, आत्मसंयम, दान और चेतना के बारे में बोला गया, जिसके आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इनके सिक्के हैं सोने, चांदी, तांबे और गिल्ट धातु के। तो गिल्ट क्या है ये जानना जरूरी है। गिल्ट क्या है? जब किसी धातु पे सोने की परत चढ़ा दी जाए। क्या चढ़ा दी जाए? सोने की परत, तो उसको क्या कहते हैं? गिल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सोने, चांदी, तांबे और गिल्ट धातु से बने थे। एक और राजा होते थे, दूसरे और ग्रीक देवता होते थे। कुछ सिक्कों पे वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी के भी देवी देवता अंकित पाए गए। शकों के आक्रमण के साथ इनका शासन समाप्त हो जाता है। आइए पता लगाएं आपके विचार में कुछ इंडो ग्रीक सिक्कों पे वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र अंकित होने का क्या अर्थ रहा होगा। तो सबसे पहला तो यह है कि सांस्कृतिक समावेशन हुआ। इससे क्या हुआ? सांस्कृतिक समावेशन। जब वे भी कृष्ण और लक्ष्मी के मतलब कि चित्र को मान लिए, तो मतलब कि वो उन क्या कर रहे थे? वो भारतीय संस्कृति के बहुत सारे पहलुओं को एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरा क्या था कि इनके सांस्कृतिक मतलब ये चिन्ह देने से, सिक्के पे ये चिन्ह देने से उनको राजनीतिक स्थिरता मिल रही थी। लोग उनकी राजनीतिक वैधता स्वीकार कर रहे थे। और तीसरा क्या था कि इससे आर्थिक आकर्षण भी था। इस तरह के सिक्के क्या थे? लोग व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और व्यापार को क्या मिल रहा था? बढ़ावा मिल रहा था।
और अगर ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा अगर बोले तो धार्मिक समन्वय भी हो रहा था। तो इन सिक्कों के अंकित होने से इस तरह के 3-4 तरह के लाभ हो रहे थे। एक इंडो ग्रीक चांदी का सिक्का जिसके एक ओर वासुदेव कृष्ण अंकित है। क्या है? एक ओर वासुदेव कृष्ण अंकित है। इसे अनदेखा ना करें। तो ये क्या है? मतलब ये भी जानकारी होना चाहिए आपको। सको या इंडोसिथियन एक ही को कहते हैं, ये याद रखिएगा। जिस तरह से चेदी को महामेघ वाहन भी कहते हैं। ने भी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 5वीं शताब्दी सामान्य तक शासन किया। इनका उदय इंडो ग्रीक के पतन के पश्चात हुआ और ये कुषाणों के आगमन तक, जब तक कुषाण नहीं आते हैं, सत्ता में रहे। इस अवधि के दौरान शक संवत पंचांग विकसित किया गया। आज जो आप अपने घर में पंचांग देखते हैं, उसमें अगर डेट देखेंगे तो शक संवत शब्द मिलेगा। यह ग्रेगोरियन जो हम मानते हैं, जो हमारे यहाँ जो पंचांग के रूप में खरीदते हैं, उसको डेट कैसे दिया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा दिया गया। 78 साल पीछे। जनवरी से मार्च को अगर छोड़ दें, इन 3 महीना को छोड़ दें, तो यह 79 साल पीछे हो जाता है। मतलब 78 साल 9 महीना पीछे। जिसे इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किसे? शक संवत को पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन राजकीय प्रकाशन की तिथि किससे लिया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो जो भारत सरकार के राजकीय प्रकाशन की तिथि है, उसमें ये दोनों तिथियां दिए जाते हैं, शक संवत भी और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी। अगर आपको लगता है कि हमारा जो पंचांग है, ज्योतिष शास्त्र है, ये बहुत पहले से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इन्हीं शकों के आने से हमारे यहाँ शक संवत का पंचांग आना शुरू हुआ। ये भारत का राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या लिखता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग 2 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। अब यहाँ पे देखिए द फाइनेंस एक्ट 2000, यहाँ पे देखिए 16 अगस्त 2024 भी दिया गया और श्रावण 25 1946 भी दिया गया। अगर 2024 में 1946 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 78 साल आएगा। और ये जो अगस्त है और ये श्रावण महीना है, दोनों के बीच का गैप क्या है? 9 माह। तो 78 साल 9 माह क्या है? पीछे। तो ये शक में भी दिया गया और 16 अगस्त 2024 मतलब कि ये लेटेस्ट भी दिया गया। तो इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी यूज करते हैं और शक संवत का भी यूज करते हैं। कुषाणों का उदय। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। संभवतः उन्होंने दूसरी शताब्दी सामान्य संवत में भारत में प्रवेश किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग तक विस्तृत था। इन्हीं लोगों के आक्रमण के कारण, शक लोगों के आक्रमण के कारण, इंडो ग्रीक के या कुषाण लोग के आने के कारण क्या था कि हमारी राजधानी मगध पाटलिपुत्र से शिफ्ट होके धीरे धीरे कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। चूंकि उधर से आक्रमण ज़्यादा हो रहा था, तो जो आने वाले पूर्ववर्ती शासक थे वो क्या चाह रहे थे कि दिल्ली से ही शासन किया जाए। उनके शासन में व्यापक सांस्कृतिक मेलजोल देखने को मिलता। इसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा या कहिए सबसे महत्वपूर्ण राजा अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते थे, तब वे कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे, जिससे नवीन कला शैलियों का विकास हुआ।
आइए पता लगाएं। इस विशाल मूर्ति जो 1.85 मीटर ऊंची को ध्यान से देखिए और इसके वस्त्र, आयुध, आयुध माने क्या होता है? लड़ाई करने का हथियार, और जूतों को देखिए। इनसे इस आकृति के बारे में क्या पता चलता है? ये जो आकृति है यह प्रसिद्ध सिर विहीन मूर्ति कनिष्क की है, जो संभवतः कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अब इस मूर्ति से क्या क्या पता चलता है? तो पहले तो मूर्ति 1.85 मीटर ऊंची है, मतलब, और 1.85 मीटर 6 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लगभग यह 6 फीट की मूर्ति है। और अगर इसके सिर को भी ले लेते तो और भी ज़्यादा, मतलब लगभग 6.5 फीट की यह मूर्ति है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है, 6.5 फीट क्यों बोल रहे हैं? सर को लगा के, ये बिना सर का। तो इससे ये पता चलता है कि यह या तो योद्धा होगा या तो कोई राजा होगा या कोई वीर होगा। ऐसे बाद में इसे क्या माना जा रहा है? कनिष्क की मूर्ति माना जा रहा है। वस्त्र जो क्या है? शाही वस्त्र है ना? शाही वस्त्र है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्या है, मतलब कि एक किसी राजा का मूर्ति है। हथियार भी है, आयुध भी है। इससे ये पता चलता है कि आकृति शक्ति, सुरक्षा या अधिकार, सैन्य या देवीय रक्षक से जुड़ी थी। मतलब क्या था? एक रक्षक की तरह इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जूते क्या बता रहे हैं? जूते बता रहे हैं कि युद्ध के समय इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्ति को दर्शाती है, यह मूर्ति, जो किसकी है? कनिष्क की है। कुषाण वंश का क्या था? वो सबसे शक्तिशाली शासक था। इस मूर्ति पे क्या है? ब्राह्मी लिपि में अंकित है। यह इंपॉर्टेंट है। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में अंकित है, महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। इसका अर्थ है राजाओं के राजा, महाराजा देवपुत्र कनिष्क। फिर क्या कह रहा है? इन सिक्कों को ध्यान से देखिए। सम्राट के अतिरिक्त और कौन इस मुद्रा पर अंकित है? देखिए यहाँ पे सम्राट के अतिरिक्त इस पे कौन कौन इस मुद्रा पे अंकित है? तो ये तो लग रहा है कि बुद्ध भगवान है, और दूसरा क्या लग रहा है? ये तो लग रहा है कि कोई दुर्गा माँ का है, या दुर्गा माँ है, और या तो शिव नंदी पे सवार है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बैल है, और ये लग रहा है कि या तो देवी माँ है और या तो फिर शिव जी नंदी पे सवार है। ये भी क्या है? किसी सम्राट को दिखाया गया है, और ये भी क्या है? किसी सम्राट को दिखाया गया तलवार पकड़े हुए। तो इस प्रकार से एक तरफ सम्राट का चित्र है तो दूसरे तरफ बुद्ध भगवान का भी चित्र है। एक तरफ सम्राट है तो दूसरे तरफ हिंदू धर्म का भी है। तो मतलब ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को संरक्षित कर रहा है, दोनों से अपना क्या कर रहा है? संबंध और समन्वय दिखा रहा है। चित्र 6.23 में प्रदर्शित प्रथम सिक्के में कनिष्क को भाले के साथ राजाधिराज की उपाधि धारण करते हुए दर्शाया गया। सिक्के के दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध की मूर्ति अंकित है, जिस पर ग्रीक लिपि में बुद्ध
ये ग्रीक लिपि है। तो बुध को ग्रीक लिपि में कैसे लिखते हैं ये भी पूछा जा सकता है। लिखा है द्वितीय सिक्के में एक और सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर शिव जी को नंदी के साथ दर्शाया गया। अब ये सिक्के बहुत ज़्यादा मिले होंगे तो उसको देख के ज़्यादा अनुमान लगाया गया होगा कि वो शिव जी नंदी पे सवार है। आइए निम्नलिखित बिंदुओं पे विचार करें। क्यों एक शक्तिशाली शासक ने अपने सिक्के पे महात्मा बुद्ध और शिव जी को अंकित किया होगा? यह उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या दर्शाता है? तो एक तो उसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में समन्वय भी दिखाना था। मतलब उसको ये दिखाया जा रहा है कुषाण के बारे में, कनिष्क के बारे में, कुषाण वंश के कनिष्क के बारे में कि वह दोनों धर्म को समानता दे रहा है, दोनों धर्म से उसका संबंध बराबर है। क्या आप आज के कुछ आधुनिक उदाहरण जानते हैं जहां मुद्राओं पे प्रतीकात्मक चित्र अंकित किए जाते हैं? आज भी हमारे मुद्रा पे क्या अंकित किया जाता है? अशोक का 4 सिर वाला शेर जिसमें 3 ही सिर दिखता है। कुषाणों ने रेशम मार्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेशम मार्ग के बारे में जानकारी, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, जिसको चाइना फिर से क्या करना चाह रहा है? फिर से बनाना चाह रहा है। चित्र 6.25 नीचे है, हम दिखाएंगे। महत्वपूर्ण भागों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस कारण उसके शासनकाल में व्यापार में वृद्धि हुई। मतलब व्यापार ज़्यादा हुआ, उससे उसको कर का ज़्यादा संग्रह हुआ और इसके नियंत्रण से कुषाण को काफ़ी लाभ हुआ, जिसने भारत को एशिया के अन्य भागों और पश्चिमी देशों से जोड़ दिया। कुछ पश्चिमी देशों से भी जोड़ा और अन्य भागों से भी जोड़ा। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए गांधार और मथुरा कला शैली द्वारा दर्शाई गई कुषाण कला और वास्तुकला भारतीय और ग्रीक शैलियों के सम्मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अभी भी क्या हो रहे थे? भारतीय और ग्रीक शैली में मिश्रण हो रहा था। मूर्तियों में विविध देवताओं का चित्रण मिलता है जो विभिन्न विचारधाराओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ बुद्ध भगवान को भी दर्शाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ शिव जी को भी दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि विभिन्न विचारधारा के लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रह रहे थे। इस युग में सूर्य जैसे देवताओं के चित्रण का उदय हुआ जो मनुष्यों के समान दिखते थे। पहले सूर्य भगवान को कोई मनुष्य का रूप नहीं दिया गया था, तो अब क्या है? सूर्य भगवान को भी मनुष्य का रूप दिया गया। ये क्यों आया? ग्रीक लोगों के कला और संस्कृति के सम्मिश्रण से। इससे धार्मिक कला के विकास में वृद्धि हुई, जिसने उपमहाद्वीप में बाद की मंदिर वास्तुकला के लिए आधार तैयार किया। यही कला है जो बाद में मंदिरों में भी अपनाया गया। गांधार कला शैली मुख्यतः पंजाब के पश्चिमी भागों, पंजाब जहाँ पे है उसके पश्चिमी भागों में विकसित हुई। इसमें ग्रीक रोमन एवं भारतीय तत्वों का समायोजन दिखाई देता है। गांधार कला में क्या है? भारतीय तत्व भी है और ग्रीक तत्व भी है। इन शिल्पों को प्रायः सलेटी काले शिष्ट पत्थर पे अत्यंत सूक्ष्म विवरणों के साथ तराशा गया। विशेष रूप से बुद्ध प्रतिमाओं में इस शैली का अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है। बुद्ध प्रतिमा के लिए तो यह क्या है? गांधार कला काफी विकसित अवस्था में चला गया था। और इसमें क्या यूज किया जाता था? पत्थर सलेटी काले शिष्ट पत्थर, जिसमें उनका शरीर और उड़ते हुए वस्त्र वास्तविक प्रतीत होते हैं। उसमें इन कलाओं में गांधार कला में उड़ते हुए वस्त्र को भी दिखाया जाता था। गांधार कला शैली में निर्मित एक बोधिसत्व भावी बुद्ध का सिरोभाग, या खाली सिर के ऊपर का, गला से ऊपर का भाग है जो क्या है? बोधिसत्व का है। मतलब एक ऐसा मनुष्य जो भावी बुद्ध होने वाले,
उनको क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। इसमें भारतीय और ग्रीक विशेषताओं के समन्वय पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, फिगर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ग्रीक लोगों का जैसा पिक्चर होता था वैसा लग रहा है, और एक माना क्या जा रहा है, इनको भावी बुद्ध माना जा रहा है। तो भारतीय और ग्रीक शैली का समन्वय है ये। क्या आप जानते हैं गांधार कहाँ है? आपको महाकाव्य महाभारत के किसी पात्र की याद दिलाता है? तो क्यों नहीं याद दिलाता है? खास करके शकुनी के बारे में याद दिलाता है। यह क्या था? यहीं पे गांधार से ही आई थी गांधारी, और उन्हीं का भाई का नाम था शकुनी। तो उस समय गांधार से जो संबंध है, जो महाभारत काल में भी था, वो इस काल में भी दिखाई देता है। देखिए, यह 2 पिक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में, मतलब हमारे सारे ये सिल्क रूट को दिखाने के लिए प्राचीन विश्व के कुछ व्यापारिक मार्ग। हरे रंग से चिन्हित मार्ग रेशम मार्ग कहलाता है, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, जो चीन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ता है, मध्य एशिया और फारस से होकर गुजरता है। गुजरता कहाँ से? मध्य एशिया और फारस से। और किसको जोड़ता है? तो चीन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। यह रेशम मार्ग है, और अन्य कारवां मार्ग लाल रंग से दिखाया गया, और उसका मुख्य केंद्र गोला करके दिखाया गया। तो देखिए, हम दोनों पिक्चर को अगर एक जगह मिलाते हैं तो इस तरह का चित्र दिखता है, और ऊपर के चित्र से यह काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश है और अलग लगता है, और इसमें पूरा पता चलता है। देखिए, तो हरे कलर को क्या दिखाया गया? सिल्क रूट से। तो सिल्क रूट में इंपॉर्टेंट है लियो यांग, इसको एकदम याद कर लेना। यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? यहाँ पे आके, जो 2 रूट दमिश्क और एंटियोक जाता है। ठीक है, ये अरब के क्षेत्र में जाके, भूमध्य सागर के क्षेत्र में जाके ख़त्म होता है। अब देखिए, इसका जो सिल्क रूट है यहाँ तक आते आते 3 पार्ट में बढ़ जाता है ना? और फिर ये तीनों पार्ट, 2 पार्ट यहाँ मिलते हैं, और फिर ये 3, फिर यहाँ से 2 पार्ट चलता है जो एक वल्क में जाता है, और एक समरकंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, समरकंद। ये क्यूमिस ईरान से होते हुए अरब कंट्री के पास आता है। यहीं पे आपका क्या है? मोस्ट आज का इंपॉर्टेंट कंट्री है इज़राइल। ठीक है, और इसी सिल्क रूट का एक पार्ट हमारे तक्षशिला तक भी आता है, जो अन्य कारवा मार्ग है, और जो मथुरा और पाटलिपुत्र होते हुए त्रामलिप्ति जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, त्रामलिप्ति। तो ये कहाँ है? अगर पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो त्रामलिप्ति कहाँ है? हमारे आज का पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। क्या है? पश्चिम बंगाल स्टेट का क्षेत्र है। और इस तरह से मथुरा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला उस समय ये क्या थे? व्यापारिक मार्ग के केंद्र थे। ठीक है, और इसमें लियोयांग इम्पॉर्टेंट है, समरकंद इम्पॉर्टेंट है, बल्ख इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से तक्षशिला और मथुरा और पाटलिपुत्र के लिए, और जो त्रामलिप्ति में जाकर समाप्त होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, अगर इसका पार्ट देखेंगे तो ये और भी रेड कलर का जो ये सब है, ये सब भी अन्य कारवा फूटा है सिल्क रूट से। इसी सिल्क रूट को क्या करना चाह रहा है? फिर से पुनर्जीवित करना चाह रहा है हमारा चाइना। क्या करना चाह रहा है? चाइना। तो ये समरकंद जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बल्ख भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है तक्षशिला है, और ये जो है लुयांग है, और ये जो है त्रामलिप्ति है। ठीक है, ये इधर से उधर होने के चलते थोड़ा सा इधर उधर हो गया सारे गोले।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समरकंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बल्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से तक्षशिला के लिए मार्ग जाता है। तक्षशिला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मथुरा एक केंद्र था, पाटलिपुत्रा एक केंद्र था, और त्रामलिप्ति तक जाके ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि इस पूरे कंप्लीट पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियरिटी आया होगा। इसी दोनों पिक्चर का वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो चीन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ता था, मध्य एशिया और फारस से होकर गुजरता था। मथुरा कला शैली, अगर गांधार शैली का कहीं बात होता है तो मथुरा कला शैली का भी साथ में बात होता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुआ, जो एक विशिष्ट भारतीय कला शैली है। यह क्या है, ग्रीक नहीं है। गांधार क्या है, भारतीय और ग्रीक का सम्मिश्रण है, लेकिन मथुरा कला शैली जो है कंप्लीटली भारतीय कला शैली था। गांधार शैली के विपरीत इस शैली में मूर्तियों के लिए मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। वहां पे क्या हो रहा था, काले सिल्ट पत्थर का यूज हो रहा था, जो हमने यहाँ देखा स्लेटी काले सिस्ट पत्थर का यूज हो रहा था, और वहां क्या था, लाल बलुआ पत्थर का यूज हो रहा था। इसके साथ ही इस कला शैली में ग्रीको रोमन प्रभाव भी बहुत कम दिखाई देता है। यह कंप्लीटली भारतीय कला शैली है, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव ग्रीक का भी दिखता है, लेकिन बहुत कम दिखता है। यह कला शैली विशेषतः भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमूर्तियों के लिए जानी जाती है। इसमें बुद्ध भगवान भी बने हैं, लेकिन गांधार कला शैली ज़्यादातर बुद्ध भगवान को बनाते हुए दिखाया गया। और इसमें क्या है, कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का, शिव जी का, बुद्ध जी का, यक्ष और यक्षिणी का भी मूर्तियां बना। तो कितने तरह की मूर्तियां बने हैं मथुरा कला शैली में, यह इम्पोर्टेंट। इन मूर्तियों में शरीर की आकृतियां प्रायः मृदुलाकार, गोल मटोल और चिकनी होती थी। क्या बनाया जाता था, गोल मटोल और चिकनी। मथुरा कला शैली में बनी कुबेर धन के देवता जिनको माना जाता है की मूर्ति, क्या आपने इनकी मूंछों को देखा है? मूंछें भारतीय मूर्तियों की एक विशेषता। अब देखिए, मथुरा कला शैली को आप जब देखेंगे तब आप गांधार शैली के बारे में ज़्यादा डिटेल समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में मूर्तियों में क्या दिखाया जा रहा है, मूंछें। और ग्रीक लोगों अपने यहाँ मूंछ को नहीं दर्शाते थे, ज़्यादातर चित्र में क्या करते थे, बिना मूंछ के दिखाया गया। तो वहाँ बुद्ध भगवान को बिना मूंछ का दिखाया गया। अगर कोई बुद्ध भगवान के मूर्ति में मूंछ दिखाया जाए तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि वह मथुरा कला से संबंधित होगा। अब आप मथुरा और गांधार कला शैलियों की मूल विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। अगले पृष्ठ पे चित्र 6.27 में दी गई कलाकृतियों को देखिए और पहचानिए। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र में दी गई प्रत्येक कलाकृति किस कला शैली से संबंधित है? तो 2 पॉइंट याद रखना, एक तो लाल और काला। लाल किसका है, मथुरा का, मथुरा कला शैली का, और काला किसका, गांधार का। और दूसरा पॉइंट क्या है, मूंछ है। जो मथुरा में दिखेगा, मूंछ मथुरा में दिखेगा, और बिना मूंछ का गांधार में दिखेगा। तो ये दोनों अगर हमको डिस्टिंग्विश करने में फायदा पहुंचाते हैं तो देख लेते हैं। अपने विचार कारण सहित लिखिए और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए, ये है गांधार शैली और मथुरा शैली। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक नंबर क्या है, एक नंबर में काले और सिल्ट पत्थर यूज किए गए। 2 नंबर में भी क्या है, काले सिस्ट पत्थर यूज किए गए। और 6 नंबर में भी क्या यूज किया गया, काले और सिस्ट पत्थर। यहां पे देखिए, अगर मूंछें बनाई गई है तो ये क्या है, भारतीय और ग्रीक का सम्मिश्रण को दर्शाया गया। तो ये 3 को काले हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 को क्या है, गांधार शैली से बिलोंग करते हैं। और ये 3 को क्या है,
मथुरा शैली से बिलोंग करते हैं। तो 3, 4, 5 क्या हो गए? मथुरा शैली से, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर है। और 1, 2, 6 गांधार शैली से। अब देखिए इनके जो गांधार कला शैली ऊपर भी बताया जा रहा है कि काफी महीन कलाकारी था। इनके वस्त्र इस तरह से दिखाए जाते थे कि लगता है लहरा रहे हैं। और देखिए मथुरा कला शैली में जो वस्त्र है ये क्या है? साधारण दिखाया गया है। मतलब कि मथुरा कला शैली में साधारण नक्काशी है ना। और इसमें क्या है? विशिष्ट। इसमें क्या है? विशिष्ट प्रकार से दिखाया। तो इस प्रकार से आप गांधार और मथुरा कला शैली में अंतर देख सकते हैं। पहला जो चित्र है बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य है। अब देखिए ये आप समझ गए कि कौन गांधार है और कौन ये। तो हम ये हटा रहे हैं ताकि नीचे के पॉइंट को ऊपर लिख सकें, ताकि आपको इस फिगर में ही सब कुछ समझ में आए। तो ये क्या है? बुद्ध के परिनिर्वाण। तो इसे परिनिर्वाण क्यों कहा जाता है? जब आप ज्ञान प्राप्ति के बाद मृत्यु प्राप्त करें या बुद्ध होने के बाद अगर मृत्यु मिले, मृत्यु को दिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिनिर्वाण कहते हैं। यह जीवन के अंतिम क्षण को दर्शाता है। दूसरा चित्र क्या है? बोधिसत्व मैत्रेय का। तो अगर आपको ऊपर देखे होंगे ध्यान से, तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो बुद्ध होने वाला, मतलब जिसकी ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, उसे क्या कहते हैं? भविष्य का बुद्ध, मतलब बोधिसत्व कहते हैं। तो ये बोधिसत्व मैत्रेय हैं। और मैत्रेय इसमें यह दर्शाता है कि मैत्रेय आने वाले बुद्ध को दर्शाया जा रहा है। कुषाण भक्तों द्वारा शिवलिंग की पूजा। ये देखिए कुषाण भक्त लोग हैं और ये क्या है? शिवलिंग। तो ये शिवलिंग की पूजा करते हुए कुषाण लोगों को दिखाया गया। फिर क्या है? 2 नागिनों के बीच एक नाग। ये 2 क्या है? नागिन है। और चूंकि देखिए यहां फन को दिखाया गया, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? नाग देवता। तो मतलब नाग देवता क्या है? 2 नागिनों के बीच में है। तो 2 नागिनों के बीच एक नाग। यह शिलालेख कनिष्क के 8 शासन काल के 8वें वर्ष का उल्लेख करता है। यह शिलालेख जो है क्या करता है? कनिष्क के 8वें साल का उल्लेख करता है। ये क्या है? कार्तिकेय युद्ध के देवता एवं अग्नि देवता। अब ये क्या है? कार्तिकेय और क्या है? ये क्या है? अग्नि देवता। ये दोनों क्या है? युद्ध के देवता हैं। ठीक है। दंड मुद्रा। दंड मुद्रा में महात्मा बुद्ध क्या है दिखाया जा रहा है? दंड मुद्रा में महात्मा बुद्ध, मतलब दंड देने की मुद्रा में महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। मतलब एक तरह से जज की तरह भी इन्हें दिखाया गया। तो दंड मुद्रा में महात्मा बुद्ध। तो इस प्रकार से कुषाण लोगों के जो कला है उसको भी दिखाया गया और मथुरा कला को भी दिखाया गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। यद्यपि इस काल के, फिर भी क्वेश्चन में हम पूरी तरह से डिटेल चर्चा करेंगे।
यद्यपि इस काल के दौरान सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी, तथापि यह समय आदान प्रदान के द्वारा एक मिश्र सांस्कृतिक धरोहर का भी था। तो युद्ध जरूर हो रहा था, स्पर्धा जरूर हो रहा था, आपस में लड़ाई भी था, लेकिन सांस्कृतिक क्या हो रहे थे, मिश्रण हो रहे थे। यह विशेष रूप से कला और वास्तुकला में दृष्टिगोचर होता है, जहां शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, परंतु उनमें भारतीय विषय विशेषतः हिंदू और बौद्ध परंपराएं प्रमुख बनी रही। यहाँ जैन परंपरा नहीं था, लेकिन हिंदू और बौद्ध परंपरा जरूर बना रहा। इसी समय संस्कृत साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के समय संस्कृत साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का संकलन हुआ। इसी समय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का भी क्या हुआ, संकलन हुआ। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक एकता में विविधता अध्याय देख के पता चलता है। मैंने इस अध्याय को अभी तक अपलोड नहीं किया है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समय मिलने पे मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। इतिहास के इस चित्रपट ट्रेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट को किसी एक राजा या राज्य की दृष्टि से देखने के स्थान पे एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। मतलब कोई एक राजा का यह इस काल नहीं था, मतलब 200 सामान्य शताब्दी पूर्व से 300 सामान्य शताब्दी तक का काल बहुत सारे राजाओं का काल था, जहां उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे शक, इंडो ग्रीक, कुषाण ये सब लोग थे। वहीं पे दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य लोग थे। मध्य भारत में सातवाहन लोग थे और शुंग लोग थे, और चेदी वंश भी था। कहाँ पे, मतलब पूरब साइड में, उड़ीसा के साइड में चेदी लोग भी थे, जिसका सबसे महान राजा खारवेल हुआ। तो इसलिए इस इतिहास के चित्रपट को आप एक राजा का काल नहीं समझे, यह एक क्या था, बहुत सारे राजाओं का काल था और एक सतत प्रक्रिया था, और सांस्कृति का आदान प्रदान और समावेशन द्वारा विकसित हुआ। तो ये जो काल है, ये पूरा का पूरा सांस्कृतिक आदान प्रदान और समावेशन के द्वारा ही विकसित होता है। यह देखिए काल दिखाया गया, शुंग का दिखाया गया। 185 से तो चले ही हैं। 185 BCE से पुष्यमित्र शुंग आया और 100 साल के बाद तक जाते जाते ये भी समाप्त हो। फिर इंडो ग्रीक लोग थे जो उत्तर पश्चिम एरिया में थे। शक लोग का शासनकाल जो है इंडो ग्रीक से ज़्यादा था कुषाण का। उसके बाद कुषाण का भी शासनकाल को दिखाया गया है बाद का। और फिर सातवाहन तो शुरू से लास्ट तक थे, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत के बीच के कड़ी थे। चेल, चोर और पांड्य का काल मौर्य साम्राज्य से भी आगे जाता है, पीछे जाता है, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य के समय से ही ये। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो उनका विशिष्ट चिन्ह है वो भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं करिकाल का नाम, कनिष्क का नाम, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम, खारवेल का नाम, जो क्या था, चेदी वंश का एक महान राजा था, महामेघवाहन राजा, जो उड़ीसा में शासन किया था, और इसने अपने आप को अशोक के समतुल्य माना था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। आंतरिक संघर्षों के साथ साथ अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए। किधर से? उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, जो अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे, जो स्वतंत्र हुए और बाद में आक्रमण भी किए, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्तियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस काल में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा कला, स्थापत्य और मुद्रण जैसी नई शैलियों का विकास हुआ। इन शैलियों में भारतीय विषय की प्रधानता दिखाई दी तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसी समय के काल में महाभारत और रामायण भी लिखा गया और संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष था।
सोचिए, जहाँ विदेशी राजा भी बाहर से आ रहे थे, उस समय संस्कृत का क्या हुआ? चरमोत्कर्ष हुआ। यह काल आंतरिक और बाह्य व्यापारिक गतिविधियों में उल्लेखनीय विकास का समय भी रहा। मतलब सिल्क रूट का यहाँ इम्पोर्टेंट रहा, रेशम मार्ग का यहाँ पे काफ़ी महत्व था, जिस पे क्या था? कुषाण का शासन था। और जो वल्क से होते हुए, तक्षशिला से होते हुए, मथुरा पाटलिपुत्रा से होते हुए ताम्रलिप्ति में जाके समाप्त होता था, जो पश्चिम बंगाल का एक व्यापारिक पतन था। तो इस तरह से हमने इस अध्याय को जितना डिटेल में हो सकता था मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के दायरे में रह। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं उपिंदर सिंह जी का जो बुक है लेखिका का, वो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो उस बुक में आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो उस बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, तो भी इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। भले ही आप ना देखें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और ये प्रश्न है जो हम किसी अलग चैप्टर में पूरा का पूरा करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। समाप्त हुआ ये पुनर्गठन का काल, जिसमें कई राजा रहे। सातवाहन, चेदी, चेर, चोल, पांड्य, शक, कुषाण सभी आए हैं इसमें। चलिए अब आगे देखेंगे। ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कनग्गी की और कोवलन की। क्या है? कोवलन और कनग्गी की। चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आगे मिलेंगे।